वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया पर मैंने एक सीरीज़ चलाई थी जिसमें हम 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। 2 यूनिट में हमने 5 लेसन कंप्लीट किए हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा प्लेलिस्ट की। आप प्लेलिस्ट से सारे ही चैप्टर एक साथ देख सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको एसएल से रिलेटेड कोई भी क्वायरी हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप दूसरे अदर स्टूडेंट्स से भी बात कर सकते हैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो उनसे। और मैं पर्सनली भी आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो आज हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है इसे, कि स्वतंत्रता के लिए पहली लड़ाई 1857 में लड़ी गई थी। तो हम 1857 में कौन कौन मुख्य लोग थे, किन लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। एवं हम जानेंगे कि किस तरीके से 1857 की क्रांति आगे बढ़ी एंड क्यों इसे स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहा जाता है। यहाँ पर देखिएगा, जो स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का, उसका बिगुल बजा था कहाँ से? बिहार से। उसी सिलसिले में हम यहाँ पर डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा। पहले तो हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जानेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेसिक है कि उद्देश्य क्या है हमारा इस यूनिट को पढ़ने का। फिर इंट्रोडक्शन, देन मेजर कॉजेज ऑफ 1857 रिवॉल्ट, कि आखिरकार 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ उसके कारण क्या रहे। कारण तो वही थे कि सिपाहियों के बीच एक अफवाह फैल गई थी कि जो गोलियां उन्हें दी जा रही है, कैटरिज जो उन्हें दी जा रही है, उसमें सुअर और गाय के मांस की चर्बी लगी हुई है। तो उसी कारण क्या हुआ, दोनों ही धर्मों के लोगों ने, जो ब्रिटिशर्स थे, उनसे मना कर दिया कि हम इस कैटरिज को, नई जो गोलियां आई है, जो कारतूस आए हैं, उनको यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण तो ये था। लेकिन उसके अलावा कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जिसके कारण 1857 की जो क्रांति है वो और आगे बढ़ी। जैसे कि झांसी की रानी ने क्यों हिस्सा लिया था, रानी लक्ष्मीबाई क्यों हिस्सा लिया था 1857 की क्रांति में। बहादुर शाह जफर, जो मुगल वंश के लास्ट शासक थे, उसने क्यों इसमें हिस्सा लिया था, और क्यों जो रिवॉल्टर्स थे, जो सिपाही थे, वो बहादुर शाह जफर के पास गए थे नेतृत्व के लिए। हम डिटेल में इन सभी के बारे में जानेंगे। नाना साहिब, पेशवा बाजीराव सेकंड, इन सभी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। देन हम पार्शल सक्सेस ऑफ रिवॉल्ट, की आखिरकार आधी जो विजय थी वो प्राप्त हो चुकी थी। रिवॉल्ट को, जो 1857 की क्रांति थी, उसे आधी सक्सेस मिल चुकी थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1857 की क्रांति को कुचल दिया गया अंग्रेज़ों द्वारा, उसके बारे में जानेंगे। और मेजर आउटकम्स क्या रहे हैं कि जब ये क्रांति हो चुकी थी उसके बाद कौन से आउटकम्स हुए, क्या हुआ 1857 की क्रांति के बाद, किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शक्तियाँ छीन ली गई और ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई, उनके बारे में जानेंगे। देन समरी, ग्लॉसरी, समरी जानते हैं, कंक्लूजन होगा, ग्लॉसरी वोकेबलरी होगी, एंड सेल्फ असेसमेंट करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर। और जैसा कि जानते हैं आप, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स की असेसमेंट होगी, तो उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको कुछ नोट्स एंड एमसीक्यूज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ईजीली अवेलेबल हो जाएंगे नोट्स एंड जो एमसीक्यूज़ है सभी चैप्टर के। मैं डालने की कोशिश करूँगा कि सभी चैप्टर के जो एमसीक्यूज़ है मैं पहुँचा सकूँ। सेल्फ लर्निंग करेंगे हम यहाँ पर। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, देखिएगा। आफ्टर completing this lesson, students will be familiar with the social, religious and economic circumstances which created the social base of the revolt of 1857 breakout। देखिएगा, यहाँ पर 1857 की क्रांति में कैसे सभी धर्मों के, सभी क्लासेस से मेरा तात्पर्य है कि सभी लोग, गरीब, अमीर, पढ़े लिखे,
बिना पढ़े लिखे, ये सब लोग एक साथ मिलकर किस तरीके से 1857 की क्रांति में जुड़े एंड किस तरीके से अंग्रेज़ों का विरोध किया, उसके बारे में जानेंगे। एंड देन द लेसन ऑल्सो गिव्स द आइडिया अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिवॉल्ट। कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जान पाएंगे कि कैसी परिस्थितियाँ थी 1857 की क्रांति के दौरान। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी द रिवॉल्ट ऑफ 1857 because it was in many ways the first major organized nationwide political rejection of British rule। सो देखिएगा यहाँ पर 1857 का जो रिवॉल्ट है, क्रांति है, तो ये पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये एक पहला मेजर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड नेशन वाइड पॉलिटिकल रिजेक्शन था। किसका? ब्रिटिशर्स का। पॉलिटिकल राजनीतिक विरोध था ब्रिटिशर्स का, जिसमें राजाओं ने भी, किसानों ने भी, मजदूरों ने भी, सिपाहियों ने भी, सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ब्रिटिश रूल एंड दस इन मैनी वेज हेल्पफुल इज इन क्रिएटिंग द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। सो देखिए 1857 के बाद क्या हुआ था, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागने लग गई थी और उसके बाद से जो अंग्रेज़ों का विरोध होना शुरू हुआ तो फिर आप कल्पना नहीं कर सकते कि अंग्रेज कितने डर गए थे। सो वही जानेंगे कि नेशनलिज्म का उदय भी होने लग गया लोगों के अंदर। सो इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। The Indian Rebellion of 1857 began as a mutiny of sepoy of the British East India Company's army on 10th May 1857 in Meerut, यूपी। सो देखिएगा जो रिवॉल्ट है, रिवॉल्ट की जो चिंगारी भड़की थी वो मेरठ में भड़की थी। कब? 10 मई 1857। ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो भारतीय सैनिक थे, भारतीय लोग ब्रिटिश आर्मी में जो कार्य कर रहे थे, वहाँ से विरोध की जो आग थी वो उठी। कब? 10 मई 1857 मेरठ उत्तर प्रदेश में। दिस erupted into other mutinies and civilian rebellion nationwide but was mainly confined to northern and central India। सो जो सिपाहियों ने चिंगारी दी लाइक ब्रिटिशर्स के विरोध की, वो गांव देहातों में पहुंचने लग गई। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो सिपाही थे वो गांवों से थे, गांव देहातों से थे, तो उनके परिवार के लोगों ने भी ये जो ब्रिटिशर्स थे उनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या बन गया? आम नागरिकों द्वारा भी विरोध होने लग गया। तो ये सिविलियन रिबेलियन भी बन गया नेशन वाइड। ओके, और ये ज़्यादातर कहाँ पर फैला था? ज़्यादा वैसे तो पूरे भारत में ही लाइक विरोध हो रहा था ब्रिटिशर्स का, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हुआ है तो वो नॉर्थन एंड सेंट्रल इंडिया में हुआ है, जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड जो दिल्ली एनसीआर के नियरेस्ट एडजॉइनिंग जो स्टेट्स है, कंट्री लाइक स्टेट्स एंड सिटीज़ है, वहाँ पर हुआ। द मेजर बैटल्स वर फॉट इन द टाउन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड दिल्ली रीजन। सो सबसे ज़्यादा जो लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया वो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली रीजन के लोगों ने लिया। और वहीं पर लाइक रात की पंचायतें होती थी। क्यों? क्योंकि दिन में तो ब्रिटिशर्स के जो सैनिक होते थे, जो अंग्रेज, वो आकर उन पंचायतों को कुचल देते थे या लोगों को गोलियां मार देते थे, लेकिन रात के अंधेरे में वो सिपाहियों के साथ मिलकर पंचायतें इकट्ठी करते थे और रणनीति बनाते थे कि किस तरीके से इन ब्रिटिशर्स का विरोध करना है और उन्हें किस तरीके से देश से भगाना है। The rebellion almost succeeded and alarmed and scared the British so much that they decided to end the rule of East India Company and introduce direct rule from London। So देखिएगा जो हमारे सिपाही थे, सिविलियन थे, तो इन रेबेलियन के कारण क्या हुआ, इन क्रांतिकारियों के कारण क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे ना, ब्रिटिशर्स कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में थी वो तो ठीक है, लेकिन इंग्लैंड, लंदन तक क्या हुआ, जो अंग्रेज थे डर गए और अंग्रेज़ों को डर लगने लग गया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में पहले व्यापार करने आई थी, फिर इन लोगों ने दोगलापंती की भारतीयों के साथ, तो इन्होंने अपना राज कायम कर लिया। तो अब 1857 में इनका विरोध हो गया। अब ये भारत की जो स्थिति थी, जो परिस्थिति थी, उसे नहीं संभाल पाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश क्राउन थी, उन्होंने कहा कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दो भारत से
और भारत का जितना भी कार्यकाल है, जितनी भी शक्ति है, वो सारी की सारी ब्रिटिश क्राउन के हाथों सीधी जा पहुंची। ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, ब्रिटेन से सैनिक भेजे, और वो सैनिक जब भारत आए तो बहुत बुरी तरीके से इन्होंने भारतीय लोगों को मारना और जान से मारना स्टार्ट कर दिया। और कुछ जयचंद भी थे जिन लोगों ने इन लोगों के साथ मिलकर जो ये रात की पंचायतें थी उनको बता दिया, बता दिया गया ब्रिटिशर्स को ये लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। देन ब्रिटिशर्स वहाँ पहुँचते गए एंड उनको मार दिया गया। द रेवोल्ट इज ऑल्सो रेफर्ड टू वेरियसली एज द अपराइजिंग ऑफ 1857, द सिपॉय रेबेलियन और द सिपॉय म्यूटिनी, India's first war of independence, the Great Rebellion or the Indian Mutiny, but most usually as the Revolt of 1857. So देखिएगा, जो ये 1857 की क्रांति है तो इसे बहुत लोग अलग अलग तरीके से रेफर्ड करते हैं। कोई इसे सिपाही रेबेलियन कहता है, कोई इसे सिपाही म्यूटिनी कहता है, कोई इसे इंडिया की प्रथम स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कहता है, तो कोई इसे महान स्वतंत्रता संग्राम कहता है। लेकिन जहाँ तक अगर हम ऑलमोस्ट सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़्यादातर लोग इसे द इंडियाज़ म्यूटिनी के नाम से या फिर एज द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की जो लड़ाई या फिर क्रांति थी उसके नाम से जानते हैं। रीजन अदर देन इन नॉर्दर्न एंड Central India, the Bengal province, the Bombay presidency and the Madras presidency had remained largely calm. So देखिएगा, दिल्ली, नॉर्थन एंड सेंट्रल जो रीजन था इंडिया का, वहाँ पर तो चिंगारी भड़क चुकी थी। वहाँ पर तो सिपाहियों ने, सिविलियंस ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन कुछ ऐसे रीजन थे जहाँ पर इसका असर नहीं देखा गया था, जैसे कि बंगाल प्रोविंस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, वहाँ पर इनका ज़्यादा विरोध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये एरियाज ऐसे थे जहाँ पर ब्रिटिशर्स का वर्चस्व था। इन्होंने पहले इन्हीं एरिया को कैप्चर किया था, तो इस कारण क्या है, इन्होंने यहाँ पर अपनी हुकूमत ऐसे जमा ली थी कि कोई इनके खिलाफ कोई उंगली नहीं उठा सकता था। सो क्या हुआ, दिल्ली में तो इनका विरोध होना स्टार्ट हो चुका था। इन पंजाब द सिख प्रिंसेस बैक्ड द कंपनी बाय प्रोवाइडिंग बोथ सोल्जर एंड सपोर्ट। सो देखिएगा, सिख प्रिंसेस जो थी वो कंपनी के बैक्ड आ गई, उन्होंने सोल्जर्स और सपोर्ट प्रोवाइड किया। द लार्ज प्रिंसली स्टेट्स हैदराबाद, मैसूर, ट्रावनकोर एंड कश्मीर एज वेल एज द स्टेट्स ऑफ राजपूताना डिड नॉट ज्वाइन द रेबेलियन। सो देखिएगा, कुछ ऐसे स्टेट्स थे जैसे कि हैदराबाद में तो निज़ाम था, तो निज़ाम की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि वो किसी भी रूप में भारतीयों का या भारत का सपोर्ट दे, तो हैदराबाद ने तो सपोर्ट नहीं किया था। और बाद में जाकर इन्हीं जो प्रोविंसेस है, यही जो प्रिंसली स्टेट्स है, उनका विलय भारत में करने के लिए मुसीबत आई थी। जब आप पढ़ेंगे इंडिया का विलय कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किस तरीके से इन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय किया, तो यहाँ पर देखिए हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कश्मीर, मणिपुर भी था, लेकिन मणिपुर इजीली हो गया था, भारत में उसका विलय हो गया था। और राजपूताना स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने ये जो रिबेलियन थी उसमें हिस्सा नहीं लिया था। इन सम रीजन सच एज ऑध, द रिबेलियन बिकेम नॉट जस्ट अ रिवॉल्ट ऑफ सोल्जर्स बट अ जनरल रिबेलियन बाय द सिविल पॉपुलेशन एज वेल। सो देखिएगा, यहाँ पर क्या था, कुछ ऐसे रीज़न थे जैसे कि यहाँ पर औध के बारे में बताया गया है, औध या फिर अवध। यहाँ पर तो औध बताया है, लेकिन अवध एक ऐसा रीज़न था, सबसे महत्वपूर्ण अवध रीज़न था। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा सिपाही थे वो अवध से आए थे। अवध को सिपाहियों की पोल्ट्री फार्म कहा जाता था कि वहीं से ये सारे सिपाही आते हैं। अब जिस गांव से सिपाही आएंगे तो उस गांव में सिपाहियों की फैमिली थी, तो सिपाहियों की फैमिली ने भी इस रिबेलियन में अपना हिस्सा देना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या बन गया, सिविल पॉपुलेशन का एक रिबेलियन। सिविल पॉपुलेशन ने भी इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। ऑल्दो नॉट इंटेंडिंग टू डू एट फर्स्ट, later many leaders such as Rani of Jhansi, who became famous and laid down their lives
in most cases joined the revolt which took on a general character of a nationalist movement in India. So देखिएगा, पहले तो क्या था कि जो बड़े बड़े लीडर्स थे भारत के, उन लोगों ने रिवॉल्ट में हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन जैसे जैसे रिवॉल्ट आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे ये क्रांति आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे जो भारत में रहने वाले जो लीडर्स थे, जैसे नाना साहेब जो कि सक्सेसर थे पेशवा बाजीराव सेकंड के, एंड जो हेलिंग बिजलिस कादर थे, नवाब वाजिद अली शाह थे, इन लोगों ने, एंड झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन सभी लोगों ने इस मूवमेंट में हिस्सा लेना स्टार्ट किया और ये नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया बनकर उभरा। मैं इसे धीरे धीरे इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है SOL के स्टूडेंट्स के लिए। ना सिर्फ SOL के स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि ये सभी स्टूडेंट्स जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे वो NCVEP से कर रहे हो, चाहे वो SOL से कर रहे हो, या फिर वो रेगुलर से कर रहे हो, सभी के लिए ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्या है, ये टर्निंग पॉइंट है इंडिया की हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री अगर देखें तो ये टर्निंग पॉइंट है जहाँ से ब्रिटिशर्स का विरोध होना स्टार्ट हो चुका था। इससे पहले भी विरोध हुआ था, लेकिन 1857 में क्या है, ब्रिटिशर्स डर चुके थे। उस डर के कारण इसे टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। ओके, सो इससे पहले भी विरोध होते रहे थे। हालांकि हिस्ट्री बुक्स में हमें नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन जब आप दूसरे ऑथर्स के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि इससे पहले कौन से युद्ध हुए हैं। सो द रिबेलियन लेड टू द dissolution of the East India Company in 1858 and forced the British to recognize the army and the administrative system in India. India was thereafter directly governed by the crown from London. So देखिएगा क्या हुआ कि ये क्रांति हुई। क्रांति के कारण 1857 में क्रांति हुई। 58 में अंग्रेज़ों की जो नींव थी उसे हिलाकर रख दी थी जड़ों से। सो यहाँ पर ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1857 में हटा दिया और जितनी भी आर्मी और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो अपने हाथों में ले लिया डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन ने, जो कि गवर्न होता था लंदन से। अब यहाँ पर देखिएगा क्या है, कॉजेज एंड आउटकम ऑफ द रिवॉल्ट के कारण और उसके बाद जो परिणाम आए 1857 की क्रांति के, उसके बारे में जानते हैं। सो देखिएगा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। ये वीर सावरकर द्वारा जो एक पुस्तक लिखी गई है उसमें कहा गया था कि जो 1857 की क्रांति थी वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और वीर सावरकर के जो योगदान है, वीर सावरकर के योगदान को भारत के इतिहास में बहुत ही निग्लेक्ट किया गया है। उन लोगों को तो यहाँ पर बताया ही नहीं गया जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है देश की स्वतंत्रता के लिए। हालांकि यहाँ पर एक परिवार विशेष को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन सभी लोगों को यहाँ पर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनका हिस्ट्री की बुक्स में आप नाम तक नहीं जानोगे। सो सभी लोगों के योगदान के बारे में बताना चाहिए। सो वीर सावरकर, जिन्होंने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम विश्व युद्ध या फिर स्वतंत्रता का संग्राम कहा था, उन लोगों के बारे में जिन्होंने काला पानी की सज़ा काटी थी, उन लोगों के बारे में आप कम ही जानते हैं। आप जानते हैं कि वीर सावरकर कौन थे, आप एक बार पढ़िएगा उनके बारे में। सो यहाँ पर देखिएगा, कास्ट एंड रिलीजन सेंसिटी कि क्या हुआ कि 1857 की क्रांति को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया। यहाँ पर क्या हुआ, लोगों ने अपनी कास्ट रिलीजन को भुलाकर एकता में आए और सभी ने अंग्रेज़ों का विरोध किया। डिस्कॉन्टेंट सर्विस कंडीशन, सो सर्विस कंडीशन बिगड़ गई। इशू रिलेटेड टू एनफील्ड राइफल्ड, सो राइफल्ड जो कि नई आई थी इंग्लैंड से, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया, एक रूमर्स फैल चुके थे कि इस जो कैटरिज है इस राइफल की, उसमें सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। अब सूअर की चर्बी लगी होगी तो मुस्लिम लोग इसका उपयोग नहीं करेंगे, और गाय की चर्बी लगी होगी तो इसका विरोध कौन करेंगे, हिंदू लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सिपाही थे
जिनको सूली पर चढ़ा दिया गया था इसके बाद, वो थे मंगल पांडे। बहुत लोगों ने आपने नाम सुना होगा उनका। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही इस रेबेलियन को आगे बढ़ाने में योगदान दिया था। उन्हीं के कारण 1857 की क्रांति हुई थी। ओके, देन एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश क्राउन रूल। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो था वो ख़त्म हो गया, और जो ब्रिटिश क्राउन था डायरेक्ट लंदन से यहाँ पर हैंडल करने लग गए। पार्शली सक्सेसफुल, आधा सक्सेसफुल हुई थी 1857 की क्रांति। आधी अर्थात कि मान लीजिएगा देश स्वतंत्र हो जाता, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे, भारतीय लोग ही थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, कुछ ज़मीनों के लिए, कुछ चंद पैसों के लिए, और उसी कारण जो रिबेलियन थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया। अब यहाँ पर जो मुख्य कारण थे 1857 की क्रांति के, मेजर कॉजेज ऑफ 1857 रिवॉल्ट, उसके बारे में जानते हैं। Professor Bipin Chandra has called the revolt of 1857 the first major challenge to the British rule and has described its beginning in dramatic term. So देखिएगा यहाँ पर क्या है, प्रोफेसर बिपिन चंद्रा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे देन आप बिपिन चंद्रा के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो अवश्य पढ़ेंगे। मतलब कि अगर यूपीएससी के रिसोर्सेज में देखें तो वो एक इम्पॉर्टेंट बुक कही जाती है यूपीएससी बुक लिस्ट में। तो बिपिन चंद्रा 1857 की क्रांति को एक पहला ऐसा चैलेंज बता रहे हैं जो ब्रिटिशर्स को सबसे ज़्यादा खला था। उनको बहुत हिला के रख दिया था ब्रिटिशर्स को, और वो यहाँ पर इस चैलेंज को ड्रामेटिक रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे सामने। इट वॉज द मॉर्निंग ऑफ 11th May 1857, so 11 मई थी। So the city of Delhi had not yet woken up when a band of sepoy from Meerut, who had defied and killed the European officers the previous day, crossed the Jamuna, set the toll bridge on fire and marched to the Red Fort। तो देखिएगा यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आपसे मैं बताऊँ तो 10 मई 1857 को क्या हुआ था, रेवॉल्ट भड़का था। 10 मई 1857 को रेवॉल्ट की स्टार्टिंग हुई। देन क्या हुआ कि उन्होंने जो रेबेलियन थे, सिपाही रेबेलियन थे, उन लोगों ने क्या किया, जो यूरोपियन ऑफिसर्स थे और जो उनके खजाने या फिर जो हथियार रखने की जगहें थी, उन सभी को जला दिया, उन सभी ऑफिसर्स को मार दिया, बहुत सारे लोगों को किल्ड कर दिया। एंड उन्होंने क्या किया, जमुना को क्रॉस किया, यमुना नदी जो है दिल्ली में, उसको क्रॉस करके दिल्ली में रेड फोर्ट तक पहुँचे मार्च करते करते। ठीक है, उन्होंने फिर जाके किससे कांटेक्ट किया, जो लास्ट मुग़ल रूलर था दिल्ली के अंदर जो रेड फोर्ट में रहता था, बहादुर शाह जफ़र। ओके, सो उससे जाकर उन्होंने इसका नेतृत्व करने को कहा। हम इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो दे एंटर्ड, पहले तो वो लाल किले के अंदर आए। दे एंटर्ड द रेड फोर्ट थ्रू द राजघाट गेट, followed by an excited crowd to appeal to Bahadur Shah II, the Mughal emperor, a pensioner of the British East India Company, who possessed nothing but the name of mighty Mughals, to become their leader, thus give legitimacy to their cause। So देखिएगा क्या हुआ कि वो राजघाट के रास्ते लाल किले के अंदर एंटर हुए, एंड जो बहादुर शाह जफ़र सेकंड था, जो कि कहने को तो कुछ नहीं था, लेकिन उसका नाम इसलिए चलता था क्योंकि वो मुग़ल वंश से आता था। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो उसको पेंशन जो थी वो प्रोवाइड करवाते थे। मतलब उसकी जितनी भी शक्तियाँ थी, मुग़लों की शक्तियाँ तो ब्रिटिशर्स ने ले ली। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो सिपाही वो लोग गए बहादुर शाह जफ़र सेकंड के पास, और उन्होंने कहा कि तुम ना हमारा नेतृत्व करो, जो ये हमारा संग्राम है, हमारी क्रांति है, तो नेतृत्व की हमें आवश्यकता है। एक ऐसा लीडर इसका नेतृत्व करेगा जिसका पहले वर्चस्व था, तो ये और आगे बढ़ सकेगा। तो बहादुर शाह जफ़र को यहाँ पर लेजिटिमेसी के रूप में यहाँ पर लीडर बनने के लिए मजबूर किया। हालांकि बहादुर शाह जफ़र ने पहले मना कर दिया था कि भाई मैं नहीं करूँगा लीडरशिप, कहीं अंग्रेज़ मुझे मार देंगे तो।
लेकिन फिर क्या हुआ कि जो रिबेलियन थे उन्होंने बहादुर शाह जफ़र के भी कुछ जो सिपाही थे उनको मारना स्टार्ट कर दिया, और बहादुर शाह जफ़र को भी धमकियाँ मिली कि अगर तुम मेरा नेतृत्व नहीं करोगे, तुम हमारा देश का नेतृत्व नहीं करोगे, देन हम तुम्हें मार देंगे, हमें बहुत सारे लोग मिल जाएंगे नेतृत्व के लिए। तो वो फिर मजबूरी में इसे भी नेतृत्व अपने हाथों लेना पड़ा। ओके, क्यों? क्योंकि ये मुग़ल एम्परर से आता था, इसका मुग़ल वंश से नाता था, आखिरी शासक था मुग़ल वंश का। इसके बाद कोई हुआ नहीं, बहादुर शाह जफ़र सेकंड के बाद कोई भी मुग़ल शासक नहीं हुआ फेमस। देन Bahadur Shah Jafar vacillated as he was neither sure of intention of the sepoy nor of his ability to play an effective role. So बहादुर शाह जफर वैसिलेटेड था कि वो श्योर नहीं था, उसकी इंटेंशन ही नहीं थी सिपॉय रिवोल्ट जो था उसका नेतृत्व करने की, ना ही वो इस एबिलिटी में था कि वो एक इफ़ेक्टिव रोल यहाँ पर प्ले कर सके। He was however persuaded if not coerced to give in and was proclaimed the शहनशाह-e-हिंदुस्तान। तो हालांकि उसकी भी मजबूरी थी, सिपाहियों ने उसको इमोशनल भी लाइक इमोशनल अत्याचार भी उस पर किया, और जो दूसरा अत्याचार वो भी किया। क्यों? क्योंकि भाई सिपाही को किसी ना किसी नेतृत्व की ज़रूरत थी। बिना इंजन की गाड़ी कैसी होती है, एक जगह आकर रुक जाएगी। ओके, सो इनको इंजन चाहिए था, तो बहादुर शाह जफ़र को इन्होंने इंजन के रूप में चुना। तो इसको इमोशनल अत्याचार किया किस तरीके से, लोगों ने कहा कि आप शहनशाह हिंदुस्तान हो, आप मुग़ल वंश के शासक हो, आप किस तरीके से मना कर सकते हो। इस तरीके से फिर क्या हुआ, द सिपॉय देन सेट आउट टू कैप्चर एंड कंट्रोल द इम्पेरिकल सिटी ऑफ दिल्ली। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो सिपाही थे वो जो दिल्ली थी इम्पेरिकल थी, सो यहाँ पर शासक लोग रहा करते थे, उसको कैप्चर करना स्टार्ट किया। सिमन फ्राशर द पॉलिटिकल एजेंट एंड सेवरल अदर एंड इंग्लिश मैन वर किल्ड। सो बहुत सारे जो इंग्लिश ऑफिसर्स थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उनको मार दिया गया था, इंक्लूडिंग साइमन फ्रेशर जो कि एक पॉलिटिकल एजेंट था। एंड द पब्लिक ऑफिसेज वर आइदर ऑक्यूपाइड और डिस्ट्रॉयड। जो ब्रिटिशर्स के पब्लिक ऑफिसर्स थे, ऑफिसेज थे, उनको या तो अपनी गिरफ्त में कर लिया सिपाहियों ने, या तो उनको नष्ट कर दिया। द रेवॉल्ट ऑफ 1857 एन अनसक्सेसफुल बट हेरोइक एफर्ट टू एलिमिनेट फॉरेन रूल हैड बिगन। सो देखिएगा, एक 1857 की क्रांति, हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं हुई थी, लेकिन इसे अंग्रेज भुला नहीं सके। आज भी मुझे तो लगता है जब अंग्रेज़ों को 1857 की क्रांति याद आती होगी, अंग्रेज़ों के जो बच्चे होंगे उनको, तो वो हिल जाते होंगे, ऐसी क्रांति थी वो। सो वो कभी भुला नहीं सके थे, और यहाँ से स्वतंत्रता के लिए लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। द कैप्चर ऑफ दिल्ली एंड द प्रोक्लेमेशन ऑफ बहादुर शाह जफर एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान gave a positive political meaning to the revolt and provided a rallying point for the rebels by recalling the past glory of imperial city. So यहाँ पर देखिएगा क्या हुआ कि दिल्ली को कैप्चर कर लिया सिपाहियों ने, और बहादुर शाह जफ़र जो था एम्परर ऑफ मुग़ल, तो उसने क्या किया, उसने नेतृत्व किया रिवोल्ट का। सो यहाँ पर क्या हुआ कि इसको एक जो बिना इंजन की गाड़ी थी उसे इंजन मिल गया। यहाँ से जो रिवोल्ट था उसको और अधिक शक्ति मिल गई। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंपनीज स्ट्रेंथ ऑफ 232,224 opted out of their loyalty to their regimental colors and overcome the ideology of the army meticulously constructed over some time through training and discipline. So देखिएगा, जो हाफ ऑफ द कंपनीज स्ट्रेंथ थी वो कम हो गई, अर्थात कि जो आर्मी की लॉयलिटी थी वो भेदभाव हो रहा था। पहले तो आर्मी के साथ सही बर्ताव किया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर इंग्लिश ऑफिसर्स और इंडियन ऑफिसर्स के साथ भेदभाव होना स्टार्ट हुआ। तो कुछ ऐसे कारण रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर्स के बारे में चर्चा करते हैं कि स्ट्रक्चर्स क्या रहे। स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, कि 18वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो थी उसमें किस तरीके के लोगों को भर्ती किया जाता था। किस तरीके के लोगों से मेरा तात्पर्य ये है कि क्या वहाँ पर कास्ट का क्राइटेरिया देखा जाता था,
धर्म का देखा जाता था या किसी और क्राइटेरिया के हिसाब से सिपाहियों को आर्मी में सिलेक्ट किया जाता था। द सिपाही इन द कंपनीज फोर्सेज वर अ कॉम्बिनेशन ऑफ मुस्लिम एंड हिंदू सोल्जर्स, and at the time of the rebellion of 1857 there were over 2 lakh Indians in the army compared to about 40,000 ब्रिटिश। सो देखिएगा जो सिपाही थे कंपनी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, आर्मी में, तो वहाँ पर दोनों ही धर्मों के लोग थे, हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे। ओके सोल्जर्स 1857 में। सो जब रिबेलियन स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर लगभग 2 लाख भारतीय सैनिक थे ब्रिटिश आर्मी में और 40,000 जो थे वो ब्रिटिश इंग्लिश ऑफिसर्स थे। लेकिन यहाँ पर देखिएगा जो 2 लाख आर्मी के ऑफिसर्स थे वहाँ पर उनको कोई बड़े पदों में नहीं रखा जाता था, बड़े पदों में इन 40,000 में से चुना जाता था। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिशर्स थे, वो ब्रिटिशर्स के लिए एकदम लाइक लालची कुत्ते की तरीके से होंगे, वो कुत्ते की तरह अपनी दुम हिला के ब्रिटिशर्स का ही मानेंगे। इंडियंस तभी तो इनका रिवॉल्ट किया था क्योंकि यहाँ पर इंडियंस को कोई इज्जत ही नहीं दी जाती थी, जबकि वो आर्मी में थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की आर्मी में थे, लेकिन इन 40,000 इंग्लिश मैन के नीचे कार्य करना पड़ता था। सो ब्रिटिशर्स को तो हटाना था कुछ भी हो जाए। सो द फोर्सेज वर डिवाइडेड इनटू 3 प्रेसिडेंशियल आर्मीज। सो फोर्सेज को 3 प्रेसिडेंशियल आर्मी के रूप में डिवाइड किया गया था, द बॉम्बे, द मद्रास एंड द बंगाल। सो 3 जो प्रेसिडेंसी थी, मुख्य प्रेसिडेंसी, उसमें 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया। द बंगाल आर्मी वॉज कम्पोज्ड ऑफ हायर कास्ट सच एज राजपूत एंड ब्राह्मण, मोस्टली फ्रॉम द अवध और औध एज द ब्रिटिश कॉल्ड इट, एंड रीजन इन बिहार। सो देखिएगा जो बंगाल आर्मी थी, बंगाल यूनिट थी, उसमें ज़्यादातर कौन थे? राजपूत और ब्राह्मण। सो वो ज़्यादातर थे अवध से। अवध एक सिटी है बिहार में। आप अगर 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको अवध का एक जिक्र मिलेगा। अवध सबसे मुख्य जनपदों में से एक था, सबसे मेन जनपद था 16 जनपदों में से। और इंग्लिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, अवध को औध कहते थे। औध को क्या कहा जाता था? पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म मतलब कि वहाँ से सबसे ज़्यादा सैनिक थे। ओके सो बिहार रीजन में से सबसे ज़्यादा सैनिक थे। देन द एनलिस्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट इन 1855 वॉज रेस्ट्रिक्टेड एंड अननोन। सो जो एनलिस्टमेंट थी लोअर कास्टेस की 1855 में, वो रेस्ट्रिक्टेड हो गई या फिर अननोन हो गई। बट द मद्रास आर्मी एंड बॉम्बे आर्मी वर ड्रॉन फ्रॉम ऑल castes and did not have a bias against upper caste men। सो देखिएगा क्या था कि जो बंगाल आर्मी थी वहाँ पर जो लोअर कास्ट थी उसे रोक दिया गया था और वहाँ पर लोअर कास्ट के लोग कम ही थे। लेकिन जो मद्रास आर्मी और बॉम्बे आर्मी थी वहाँ पर सभी कास्ट के लोग थे एक साथ, और किसी को कोई दिक्कत नहीं थी कोई कि कौन अपर कास्ट का है कौन लोअर कास्ट का है। द डोमिनेशन ऑफ हायर कास्ट इन द बंगाल आर्मी हैज़ बीन सीन एज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन वाई द म्यूटिनी अनफोल्डेड। सो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो अपर कास्ट का डोमिनेंस था बंगाल आर्मी में, तो उसके कारण क्या हुआ, जो म्यूटिनी थी वो अनफोल्डेड रही वहाँ पर। इट इज़ इंटरेस्टिंग वाई इन बंगाल आर्मी द प्रेफरेंस फॉर अपर कास्ट मैन फ्रॉम अवध एंड बिहार एरिया कम टू बी। सो ये इंटरेस्टिंग है कि बंगाल आर्मी में ज़्यादातर जो सिपाही थे वो अपर कास्ट से क्यों लिए गए थे, और ख़ास करके अवध बिहार से। सो इन 1772 व्हेन वॉरेन हेस्टिंग के बारे में आप पढ़िएगा कि कौन था वो। वॉरेन हेस्टिंग वॉज अपॉइंटेड एट द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द कंपनीज इंडियन टेरिटरीज। ही कैरिड आउट अ रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द कंपनीज आर्मी। तो वॉरेन हेस्टिंग को जब 1772 में कंपनी ने गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी में गवर्नर जनरल के रूप में अपॉइंट किया, तो उसने क्या किया, जो एक्सपेंशन था आर्मी को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। बट द सोल्जर और सिपाही फ्रॉम बंगाल हैड फॉट अगेंस्ट द कंपनी इन द बैटल ऑफ प्लासी एंड सो बिकम अ सस्पेक्ट इन द आई ऑफ ब्रिटिश एंड इट वॉज डिसाइडेड इट वुड नॉट बी सेफ टू हैव रिक्रूटेड फ्रॉम बंगाल। सो अब यहाँ पर देखिएगा एक बहुत अच्छी बात याद आई यहाँ पर कि सोल्जर्स जो थे, इंडियन सोल्जर्स जो थे,
उन्होंने क्या किया था कि बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में लड़ी गई थी, अगर आप हिस्ट्री रिमाइंड करेंगे, रिकॉल करेंगे, तो 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी उसका भी एक बहुत बड़ा कारण, ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है 1857 की क्रांति में। अब इन दोनों सन को एक बार मैच करके देखिएगा कि क्या कारण रहा होगा, और एक बार आप कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, फिर मैं कमेंट में ही आपको आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। किसी एक कमेंट को पिन करके मैं वहाँ पर आंसर लिख दूंगा। ओके, सो 1757 और 1857 का क्या रिलेशन है 1857 की क्रांति से, अगर चैप्टर में हम पढ़ लेते हैं तो ये आपका नसीब है, आप लकी होंगे, नहीं तो आप आंसर ज़रूर दीजिएगा। ओके, सो देखिएगा 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में इंडियन सिपाही ने भाग लिया था, तो भारत की तरफ से लड़े थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ब्रिटिशर्स की आंखों में चुभ रहे थे, क्यों? क्योंकि उन्हें शक की नज़रों से देख रहे थे ब्रिटिशर्स कि इन्होंने हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ी है, तो इन्हें अगर हमारी आर्मी में ज़्यादा संख्या में रिक्रूट कर लेंगे तो फिर बहुत मुश्किल रहेगी। तो इन्होंने कुछ चालाकियाँ चली थी, उसके बारे में जानेंगे। सो देखिएगा कि ज़्यादा अगर लोग इंडियन आर्मी सिपाही के होंगे तो बंगाल आर्मी में तो ये सेफ़ नहीं रहेगा ब्रिटिशर्स के लिए, तो इस कारण भी उन्होंने नहीं ज्वाइन करने दी थी आर्मी। हेस्टिंग्स देयरफॉर मूव्ड टुवर्ड्स द वेस्ट फ्रॉम द हाई कास्ट रूरल राजपूत एंड ब्राह्मण्स ऑफ अवध एंड बिहार। सो देखिएगा अवध एंड बिहार, लाइक अवध जो कि बिहार में मौजूद एक सिटी है, वहाँ से ज़्यादातर लोगों को क्यों यहाँ पर अपॉइंट किया गया या फिर सिलेक्ट किया गया आर्मी ऑफिसर्स के रूप में, क्योंकि देखिएगा अवध से क्या था, अपर कास्ट के लोग थे राजपूत एंड ब्राह्मण, और उनको भेजा गया था कहाँ पर, बंगाल, ताकि वो कोई भी तरीका का रेबेलियन नॉर्थ इंडिया में जो हो उसमें हिस्सा ना ले पाए। क्योंकि अगर आप बंगाल की दूरी देखेंगे, हालांकि बिहार एंड जो पश्चिम बंगाल है वो तो अगल बगल में है, ओके, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे वो डरे हुए थे कि अगर कोई रेबेलियन दोबारा से कर देंगे तो हमारा क्या होगा, इसलिए वो उन्होंने छांट कर आर्मी की यूनिट बनाई थी। अब यहाँ पर एक्टिविटी है आपके लिए, अगर आप कर सके तो वेल डन, क्योंकि बहुत अच्छी बात होगी अगर आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ को सॉल्व करेंगे तो। सो देखिएगा, विजिट नियर बाई म्यूजियम एंड ट्राई टू रिकलेक्ट वेरियस रीजनल एंड लोकल लीडर और एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू नेशनल मूवमेंट्स। सो देखिएगा, मैं आपको एक म्यूज़ियम बताता हूँ, आप अवश्य विज़िट कीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो और अगर आप दिल्ली में रहते हो। सो प्राइम मिनिस्टर जो संग्रहालय है, प्रधानमंत्री संग्रहालय, वहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। वहाँ पर क्या है, आपको इंडिया की जो मॉडर्न हिस्ट्री है और जितने भी जो हमारी प्रधानमंत्री रहे हैं, लाइक 1947 से लेकर अब तक, और भी पास्ट की हिस्ट्री के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। सो इनके बारे में आपको जानने को मिलेगा। और वहाँ पर जब मानिएगा इंग्लिश का, मान लीजिएगा कि एक अगर स्टूडेंट है लाइक मेडिकल फील्ड में, तो वो कैसे सीखता है, प्रैक्टिकल की सहायता से। ओके, देन अगर कोई इंजीनियर बन रहा है तो उसे भी प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल अर्थात बिल्डिंग्स वगैरह बनानी पड़ेगी। अकाउंट या फिर कॉमर्स का जो स्टूडेंट है वो अपनी बैलेंस शीट वगैरह बनाएगा। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हम ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स कौन सा प्रैक्टिकल करते हैं? हम थियरीज़ में ही लिपट कर रह जाते हैं, थियरी पढ़ते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा प्रैक्टिकल क्या होगा, हम अलग अलग म्यूज़ियम्स में विज़िट करें, उन म्यूज़ियम्स के अंदर जो हमें छोटी छोटी क्लिप्स में मूवीज़ दिखाई जाती है वो देखें, एंड जो म्यूज़ियम्स के अंदर जो क्रांतिकारियों के कपड़े पड़े हैं, जो प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करें, तो हम अपना प्रैक्टिकल समझेंगे। क्योंकि इसी प्रैक्टिकल की सहायता से हमें क्या होगा, देखिएगा हम जो करते हैं ना वो हमारे दिमाग में ज़्यादा रह जाती है, प्रैक्टिकली चीज़ें ज़्यादातर अच्छे से दिमाग में रहती है। थियरी कब तक पढ़ेंगे, थियरी बहुत लंबी है, और थियरी देखिएगा पढ़ते पढ़ते आप पक जाएंगे, रियलिटी बता रहा हो। सो थियरी के बजाय आप एक बार म्यूज़ियम्स विज़िट कीजिएगा। दिल्ली में बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं, गूगल में लिखिएगा म्यूज़ियम्स इन दिल्ली रिलेटेड टू हिस्टोरिकल प्लेसेस।
सो वहाँ पर आपको बहुत सारे म्यूज़ियम्स मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा, गूगल कीजिएगा। अगर आपको टाइम नहीं मिलता, संडे संडे विज़िट कीजिएगा एक एक म्यूज़ियम। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पूरी दिल्ली में कहीं भी रहते हो, दिल्ली एनसीआर के रीजन में, अगर रियलिटी बताओ तो 200 रुपीज़ ईच पर्सन खर्चा आ जाएगा इन म्यूज़ियम्स में विज़िट करने का। क्या है ना कि किसी म्यूज़ियम की 60 रुपये टिकट है, किसी की 90 रुपीज़ एंट्री टिकट है, तो इन टिकट्स को हटा दे और मेट्रो की सहायता से खर्चा देखे तो किसी का 120 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 60 रुपये टिकट है मेट्रो की, सो किसी का 120 होगा, तो किसी का मान लीजिएगा 150 हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखें तो। इसी तरीके से मान लीजिएगा ज़्यादा मोटे तौर पर 300 से 200 के बीच खर्चा हो जाएगा। ओके, सो ज़रूर विज़िट कीजिएगा, मेरी राय में अगर मैं आपको एडवाइस दूँ तो। ओके, ज़रूर विज़िट कीजिएगा इन म्यूज़ियम्स को। कास्ट एंड रिलीजन सेंसिटिविटी। सो यहाँ पर देखिएगा कि कास्ट और रिलीजन की पवित्रता की ब्रिटिशर्स ने इस पवित्रता को किस नज़रिए से देखा। सो द ब्रिटिश वर नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द रिलीजियस एंड कास्ट सेंसिटिविटीज़ ऑफ द रिक्रूट्स। सो देखिएगा, ब्रिटिशर्स को पता था धार्मिक और कास्ट की जो पवित्रताएँ थी उसके बारे में। जो सिपाही थे वो ज़रूरी है कि किसी ना किसी कास्ट या किसी ना किसी रिलीजन से बिलोंग करते हो, और उनमें से बहुत सारे लोग किसी ना किसी रिलीजन कास्ट को फॉलो करते थे। तो उन्हें पता था कि हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी होगी अगर वो हमारे साथ कार्य कर रहे हैं तो। सो रिस्पेक्ट वॉज शोन फॉर रिलीजियस रिचुअल्स एंड द सोल्जर्स डाइन इन सेपरेट एरिया एंड कुड लिव अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन। सो देखिएगा, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट दिखाई थी रिलीजन और कास्ट को लेकर सोल्जर्स के लिए। और यहाँ पर जो मुस्लिम्स थे और जो हिंदू थे उनके लिए अलग अलग दो खाने के टेबल्स थे वो लगते थे। क्योंकि देखिएगा, मुस्लिम्स जो सिपाही थे वो मांस मच्छी खा सकते थे, उनको कोई मना ही नहीं थी। लेकिन जो हिंदू खास करके ब्राह्मण थे वो लोग तो नहीं खाते थे, वो तो शुद्ध शाकाहारी थे, तो उन्हें तो मांस मच्छी अच्छी नहीं थी, अगर वो खाते तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता। तो इसलिए अलग अलग उनके डाइनिंग टेबल्स भी हुआ करते थे। ओके, द ओवरसीज सर्विस इन्वॉल्विंग क्रॉसिंग द सीज वॉज नॉट आस्क्ड फॉर। सो उन्हें ओवरसीज सर्विस जो कि लाइक अदर कंट्री में जाकर उनकी सर्विस देने के लिए उन्हें नहीं कहा जाता था। बट ग्रेजुअली देयर इमर्ज्ड अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन what was demanded, the living conditions offered, and what the Sipai could accept. As Professor Bipin Chandra explains, it is certainly true that the condition of the service in company's army and components increasingly came into conflict with the religious belief and prejudices of the Sepoy, who were predominantly drawn from the upper caste Hindus of the northwestern provinces and Oudh. सो देखिएगा, यहाँ पर क्या हुआ कि जो लाइक ब्रिटिशर्स ने रिस्पेक्ट की हालांकि, लेकिन जो अपर कास्ट के जो हिंदू सिपाही थे, जैसा कि बिपिन चंद्र कहते हैं, वो कहते हैं कि रिलीजियस बिलीफ और जो पूर्व धारणाएं होती है किसी के धर्म या जाति को लेकर, उसके कारण क्या हुआ, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होनी शुरू हो गई। इनिशियली द एडमिनिस्ट्रेशन सॉट टू अकोमोडेट द सिपाहीज डिमांड्स। Facilities were provided to them to live according to the dictates of their caste and religion. So देखिएगा, इनिशियली क्या हुआ, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने जो सिपाही की डिमांड्स थी उनको पूरा करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करना मतलब कि उनकी जो डिमांड्स थी उनको कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश की, और जो फैसिलिटीज़ उन्हें चाहिए थी अपनी धर्म और जाति को लेकर या फिर डिक्टेट करती थी, उसको प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दिया। बट विद द एक्सटेंशन ऑफ द आर्मीज ऑपरेशन नॉट ओनली टू वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया बट ऑल्सो टू कंट्रीज आउटसाइड, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनी मोर। बट क्या हुआ कि आर्मी के ऑपरेशन जो थे उसका एक्सटेंशन कर दिया गया। वो ऑपरेशन सिर्फ उनसे इंडिया में ही नहीं मतलब कि देश के बाहर भी उन्हें ले जाया गया और वहाँ पर भी ऑपरेशन करवाए गए, ऑपरेशन में लड़ाइयाँ लड़वाई गई। मोर ओवर कास्ट डिस्टिंक्शन एंड सेग्रेशन विद इन अ रेजिमेंट वर नॉट कंडक्टिव टू द कोहेंसिवनेस ऑफ अ फाइटिंग यूनिट। सो देखिएगा क्या हुआ, कास्ट डिस्टिंक्शन एंड जो सेग्रेशन था वो रेजिमेंट में कहीं ना कहीं कंडक्टिव नहीं था,
कंडीशिव नहीं था और कोहेंसिव था फाइटिंग यूनिट में। टू बिगिन विद द एडमिनिस्ट्रेशन थॉट ऑफ एन easy way out, discouraged the recruitments of Brahmins. This failed, and by the middle of the 19th century, the upper caste predominant in the Bengal army and were unhappy over doing duties overseas. So क्या हुआ कि जो ब्राह्मण्स थे और जो अपर कास्ट के लोग थे बंगाल प्रोविंसेस में, वो नाखुश होने लग गए। क्यों? क्योंकि उन्हें ओवरसीज़ भेजा जा रहा था ड्यूटी करने के लिए। ओवरसीज़ का मतलब होता है विदेशों में भेजा जा रहा था ड्यूटी करने में। भारत अकेली कॉलोनी थोड़ी था ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स ने दूसरे भी अलग अलग कंट्रीज़ पर अपना हक जमा लिया था, उपनिवेशवाद अपना जमा दिया था और वो उन्होंने उसको भी एक्सप्लॉइट किया, लेकिन सबसे ज़्यादा भारत को एक्सप्लॉइट किया उन्होंने। The unhappiness of the Sepoy first surfaced in 1824 when the 47th Regiment at Barakpur was ordered to go to Burma. So पहली बार जो ब्रिटिशर्स जो इंडियन सिपाही थे बंगाल यूनिट के, वो नाखुश थे 1824 में। क्यों? क्योंकि जहाँ पर जो 47वीं बटालियन थी बैरकपुर में रेजिमेंट, उसको बर्मा जाने के लिए बोला गया था। बर्मा, ओके। अकॉर्डिंग टू हिंदू स्क्रिप्चर्स, क्रॉसिंग द सी मीन्स लूजिंग द सैंक्टिटी ऑफ द कास्ट। सो यहाँ पर देखिएगा कि हिंदू स्क्रिप्चर्स के हिसाब से क्या है कि अगर आप एक देश से दूसरे देश जाते हैं, अर्थात कि समुद्र को पार करके दूसरे देश जाते हैं, तो आप अपने कास्ट की जो पवित्रता है उसे खो देंगे। तो इस कारण क्या था कि जो हिंदू लोग थे उन्होंने विरोध इसका करना स्टार्ट कर दिया। द सिपाही देयरफॉर रिफ्यूज्ड टू कंप्लाई विद द ऑर्डर। सो जो सिपाही थे उन्होंने इस ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया। द रेजिमेंट वॉज डिसबैंडेड एंड दोज हु लेड द ऑपोजिशन वर हैंग्ड। सो ये जो रेजिमेंट थी वो डिसबैंड कर दी और जिन लोगों ने इसका अपोजिशन किया था उसे सूली पर लटका दिया गया, उन्हें फांसी दे दी गई। और उनमें शायद मंगल पांडे एक थे। सो द रिलीजियस सेंसिबिलिटीज ऑफ द सिपाही who participated in the Afghan war were more seriously affected. So यहाँ पर देखिएगा क्या था कि जो रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ ऑफ सिपाही थी जिन्होंने अफगान वॉर में पार्टिसिपेट किया था, वो बहुत सीरियसली अफेक्ट हुए थे। ड्यूरिंग द आर्डियस एंड डिस्टार्टियस कैंपेन द फ्लिंग सिपाही वर फोर्स्ड टू ईट एंड ड्रिंक वट एवर केम देयर वे। सो क्यों अफेक्ट हुए थे? क्योंकि उस लड़ाई के दौरान कुछ भी खाने को मिलता था और पीने को मिलता था, उन्हें खाना और पीना पड़ता था। When they returned to India, those at home correctly sensed that they could not have observed caste stipulations and therefore were hesitant to welcome them back into the बरादरी। सो देखिएगा जो वापस अपने गाँव में गए उस अफ़गान वॉर के बाद, सो जब गाँव में गए तो गाँव के लोगों ने क्या देखा कि वो उन सिपाहियों को अपनी कास्ट में देखना नहीं चाहते थे। वो मानते थे कि इन्होंने अपनी कास्ट जो है वो भ्रष्ट कर दी है। सो वो इन्हें अपनी बरादरी, जो कि कास्ट फर्टर्निटी होती है, कास्ट होती है, बिरादरी जिसे कहते हैं, उसमें देखना नहीं चाहते थे। सीताराम who had gone to Afghan found himself an outcast not only in his village but even in his barrack. सो सीताराम एक जो सिपाही था जो अफ़गानिस्तान गया था, फिर जब वो गांव पहुंचा तो उसे न सिर्फ कास्ट से बेदखल कर दिया गया बल्कि विलेज में भी उसे अपनापन महसूस नहीं हुआ। द प्रेस्टेज ऑफ बीइंग इन द सिपाही, the pay of the company was not enough to hold his position in society. Religion and caste proved to be more powerful. So देखिएगा जो ब्रिटिश आर्मी को ब्रिटिश ईस्ट इंडियन आर्मी को पे किया जाता था, ख़ास तौर पर इंडियन सिपाहियों को, वो इतना नहीं था कि वो अपनी एक वर्चस्व बना सके, अपने गांव में एक इज्जत की ज़िंदगी जी सके। इतना पावरफुल पे नहीं था उनका। अब यहाँ पर रूमर्स क्या थे इन्फ्लेंड जो राइफल थी उसको लेकर, उसके बारे में जानते हैं। सो रूमर्स क्या थे रिलेटेड ऑफ एनफ्लिंड राइफल्स की कैटरिज में उन्होंने गाय और सुअर की चर्बियाँ लगा कर दे दी थी, और जो कैटरिज जो इसके कारतूस थे इस राइफल के, उसे दांतों से खींचकर तोड़ना पड़ता था, जिस कारण क्या था रिबेलियन जो थे, सिपाही जो थे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही,
उन्हें लगता था कि इन कारतूस के कारण हमारी जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। सो कुछ ऐसे रूमर्स थे, उनके बारे में जानते हैं। There were rumors that the government had secret design to convert Hindu and Muslim sepoy to Christianity, which got credence from the fact those missionaries were allowed to address and preach inside cantonments, and they openly criticized the religion of the sepoy like Hinduism and Islam. So देखिएगा, रूमर्स ये थे कि हिंदू मुस्लिम, हमने अभी देखा मिशनरीज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। सो मिशनरीज़ क्यों इंडिया में आई थी? वो इंडियन पीपल को वेस्टर्नाइज करने के लिए आई थी, मॉडर्नाइज करने के लिए आई थी, और वो कहते थे कि क्रिश्चियनिटी में जब लोग आएंगे तो वो मॉडर्नाइज और एंड वेस्टर्नाइज हो जाएंगे। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाहियों को लगता था कि जो कैटरीज है या फिर जो राइफल्स है वो हिंदू और मुस्लिम लोगों को हिंदू और मुस्लिम से क्रिश्चियन बनाने के लिए मंगवाए गए हैं। और मिशनरीज़ जो थी वो इन ऑफिसर्स की, सिपाही की यूनिट्स में जाकर हिंदू और मुस्लिम रिलीजन, जो इस्लाम रिलीजन है, उन दोनों के बारे में अनाप शनाप कुछ भी बोला करते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे बेसिकली। सो वहीं से इन्हें लगता था कि ये हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए आते हैं और ये हमारा धर्म भ्रष्ट कर देंगे। इन द 1830s, क्रिश्चियन evangelists such as William Carey and William Wilberforce had successfully campaigned for the passage of social reform legislation such as the abolition of sati and allowing the remarriage of Hindu widow. This must have added to the suspicious. So देखिएगा, यहाँ पर दो क्रिश्चियन इवेंगलिस्ट का मतलब क्या होता है? जो चर्च में पादरी वगैरह होते हैं, इवेंगलिस्ट जो मिशनरीज होते हैं, वो भारत में आए, जिनमें विलियम कैरी एक था और एक था विलियम वाइल्डफोर्स। सो उन दोनों ने एक सक्सेसफुल कैंपेन चलाया था भारत में, जिसमें उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाया था और जो विधवा पुनर्विवाह था उसका सपोर्ट किया था, और उसको करवाने के लिए बहुत सारे उन्होंने स्टार्टिंग कर दी, अबॉलिशन कर दिया सती प्रथा का और विधवा पुनर्विवाह स्टार्ट कर दिया। सो इसके कारण हिंदू लोगों को बुरा लगा। और देयर वर रूमर्स दैट द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन हैड मिक्स्ड बोन डस्ट विद व्हीट फ्लोर ऑफ और आटा एंड दैट वाज बीइंग फेड टू वेजिटेरियन सिपॉय। द इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल कॉज्ड द अल्टीमेट प्रोवोकेशन। सो देखिएगा, यहाँ पर कुछ रूमर्स थे कि जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन है उसने आटे में क्या कर दिया है कि जानवरों की हड्डी जो है उसको पिसवाकर आटे में मिक्स कर दिया है, तो ताकि जो वेजिटेरियन सिपाही है वो उसे खाए और उनका धर्म भ्रष्ट हो जाए। और इस चिंगारी में घी डालकर इसे आग में परिवर्तित किया। किस रूमर ने? एनफील्ड राइफल की जो रूमर्स थी। अब ये रूमर्स थी या सच्चाई थी आज तक पता नहीं चला है। क्यों? क्योंकि हमारे पास साक्ष्य अगर मौजूद है तो वो किसके द्वारा लिखे गए साक्ष्य मौजूद है? जो अंग्रेजों के द्वारा लिखे गए थे। ओके, अब अंग्रेज तो इन्हें रूमर्स ही बताएंगे, कौन आके चोर कहेगा कि हाँ मैंने चोरी की है। सो अब ये रूमर्स थे या सच्चाई थी, ये तो भाई अंग्रेज को ही पता है और सिपाहियों को पता था। सिपाहियों के द्वारा कोई पत्र वगैरह लिखा हुआ हमें 1-2 पत्र मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें क्लियरिटी नहीं मिलती। लेकिन सिपाहियों के द्वारा दी गई जानकारी हमें ज़्यादा नहीं मिलती। हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सारी जानकारी हमें, ज़्यादातर जानकारी डायरेक्ट अंग्रेज़ों से मिली है। अब अंग्रेज तो यहाँ पर आए ही थे, मिशनरीज क्यों आई थी? हिंदू और मुस्लिम लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब चोर आके कोई बोलेगा कि भाई मैंने चोरी की है। तो अब देखिए, ये रूमर्स थे या सच्चाई थी वो तो वो ही जाने, लेकिन हमें यहाँ पर रूमर्स के तौर पर पढ़ना है तो खैर हमें रूमर्स ही कहना पड़ेगा इसे। सो देखिएगा, एनफील्ड जो राइफल थी उसने आकर आग में घी डाल दिया। द कैटरेज ऑफ द न्यू राइफल हैड टू बी बिटन ऑफ बिफोर लोडिंग एंड द ग्रेस वॉज रिपोर्टेडली मेड ऑफ बीफ एंड पिग फैट। सो देखिएगा, जो कैटरेज के बारे में मैंने आपको बताया, जो कारतूस थी उसको पहले मुंह से ऐसे खींचकर, जैसे आपने बॉम्ब देखा होगा, सो कैसे ऐसे उसकी पिन मुंह से खींचकर निकाली जाती थी, तो इसी तरीके से जो कैटरेज थे, जो कारतूस थे, उनको भी मुंह से पहले खोलना पड़ता था एंड देन गन के अंदर, राइफल के अंदर लोड करना होता था। तो वहाँ पर एक रूमर्स फैला था कि इसमें
गाय और जो सूअर है उनकी चर्बी इसमें इम्प्लाई की गई है, इसमें लेपी गई है उस कैटरेज पर। तो क्या था, अगर गाय की चर्बी होगी तो हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट होगा और सूअर की चर्बी होगी तो मुस्लिमों का। सो दोनों को ही यहाँ पर खतरा महसूस हुआ। सो द आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन हैड डन नथिंग टू डिनाई एंड अलाई सच रूमर्स. This confirmed that the sepoys' suspicion about the conspiracy to destroy their religion and caste allegiance to convert to Christianity. So British administration जो था उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ बोला कि ये रूमर्स है और कुछ नहीं है, ज़्यादा अटेंशन नहीं दी उन्होंने। और फिर भाई जो सिपाही थे उनको तो डर था कि उनका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। फिर उन्होंने स्टार्ट किया अपना रिबेलियन। आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको आराम से लाइन टू लाइन आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, ओके। अगर आपको इसकी बेसिक नॉलेज चाहिए तो आप 11th आई थिंक 12th क्लास की एक बुक पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री की तीसरी बुक है इफ़ आई एम राइट। तो उसके अंदर एक चैप्टर है 11th चैप्टर जो कि है रिबेल्स एंड द राज, ओके। सो आप उसे पढ़ सकते हैं। अब डिसकॉन्टेंट विद सर्विस कंडीशन, कि डिसकॉन्टेंट विद सर्विस कंडीशन आखिर क्या कारण थे उसके। सो नॉट जस्ट रिलीजियस एंड sensitivity violations, but there was also discontent with service terms. Changes in the term may have created resentment. So देखिएगा, सिर्फ रिलीजियस पवित्रता नष्ट होने के कारण ही ये रिवेलियन रिवॉल्ट नहीं खड़ा हुआ था, बल्कि जो सिपाहियों के साथ भेदभाव हो रहा था उसके कारण भी कहीं ना कहीं ये रिवॉल्ट भड़का। In the terms the soldiers were not only expected to serve in less familiar regions such as in Burma in the Anglo-Burmese War in 1856, but also were not paid any extra foreign service remuneration anymore that had previously been paid. So क्या था कि जो भारतीय सिपाही थे उनको ना सिर्फ बर्मा जैसे देश में भेजा गया एंग्लो बर्मिस वॉर में 1856 में, बल्कि उनको फॉरेन सर्विस का जो एक्स्ट्रा पे होता था जो पहले उन्हें दिया जाता था वो भी उनको रोक लिया गया, उनको देना बंद कर दिया गया। अनदर फाइनेंशियल ग्रीवेंस स्टेम्ड फ्रॉम द जनरल सर्विस एक्ट विच डिनाइड रिटायर्ड सेपॉय अ पेंशन। सो एक दूसरा कारण क्या हुआ कि जनरल सर्विस एक्ट आया जिसमें क्या हुआ फाइनेंशियल ग्रीवेंस में कि जो रिटायर्ड सिपाही थे उनको पेंशन देना बंद कर दिया गया, कि अब रिटायर्ड सिपाहियों को पेंशन नहीं मिलेगी, खास करके भारतीय रिटायर्ड सिपाही, यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको। एट फर्स्ट इट वॉज थॉट दिस वुड ओनली अप्लाई टू रिक्रूट्स, बट इट वॉज सस्पेक्टेड दैट इट वुड ऑल्सो अप्लाई टू दोज ऑलरेडी इन सर्विस। सो पहले ये माना गया कि जो नई ये पॉलिसी है जनरल सर्विस एक्ट की वो सिर्फ उन लोगों पर लागू होगी जो नए नए सिपाही बने हैं, लेकिन ये उन लोगों पर भी अप्लाई हुई जो कि सस्पेक्टेड थे, जो पुराने सिपाही थे उन लोगों पर भी अप्लाई हुई। इन एडिशन द बंगाल आर्मी वॉज पेड लेस देन द मद्रास एंड बॉम्बे आर्मीज विच कंपाउंडेड द फियर्स ओवर पेंशंस। सो क्या हुआ कि मद्रास और बॉम्बे आर्मी को तो हाई पे मिल रही थी, लेकिन जो बंगाल आर्मी थी उसे उसके जो पे थी उसको कट कर दिया और कम उन्हें सैलरी मिलने लगी, और उन्हें ये भी डर रहा कि अब तो उन्हें पेंशन भी नहीं मिलेगी और ऊपर से तनख्वाह भी कम। तो फिर ये रिसेंटमेंट का कारण बन गई। A major cause of resentment that arose 10 months before the outbreak of the revolt was the General Service Enlistment Act of 15 जुलाई 1857। सो सबसे बड़ा जो कारण रहा है रिसेंटमेंट का वो था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, जो कि 25 जुलाई 1856 को इंट्रोड्यूस किया गया था। कब? 1857 की क्रांति के 10 महीने पहले। As noted above, men of Bengal army had been exempted from overseas service। so जैसा हम देख चुके हैं कि बंगाल आर्मी के जो ऑफिसर्स थे उन्हें भेजा जाता था ओवरसीज सर्विसेज में। स्पेसिफिकली दे वर एनलिस्टेड ओनली फॉर सर्विस इन टेरिटरीज टू विच दे कुड मार्च। सो स्पेसिफिकली उनको एनलिस्ट किया गया था कुछ टेरिटरीज के लिए जहाँ पर सिर्फ वो मार्च कर सकते थे। दिस वॉज सीन द गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी एज एन एनॉमली सिंस
all sepoy of the Madras and Bombay armies plus 6 general service battalions of the Bengal army has accepted an obligation to serve overseas in if required. सो देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ कि ये देखा गया था जब गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, एनॉर्मली सिंस जो मद्रास और बॉम्बे आर्मीज थी और उनके साथ 6 जनरल सर्विस बटालियन जो कि बंगाल आर्मी की थी, उन्होंने ऑब्लिगेशन को एक्सेप्ट कर लिया था जो कि सर्व करना था ओवरसीज, मतलब दूसरी कंट्रीज़ में. एज अ रिजल्ट द बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग कंटेनमेंट फॉर एक्टिव सर्विस इन बर्मा readily accessible only by sea, and China had fallen disproportionately on the two smaller presidency armies. The act required only recruits to the Bengal army to accept a commitment for general that is overseas service. So देखिएगा इस एक्ट के कारण क्या हुआ, बंगाल आर्मी के जो लोग थे उन्हें कहीं ना कहीं ये जो ओवरसीज सर्विसेज थी उसको एक्सेप्ट करना था. However, servicing high caste sepoy was fearful that it would be eventually extend to them, as well as preventing sons from following fathers into an army with a strong tradition of family service. Please ignore the background noise. So where were we? I will have to read again. So however, serving high caste sepoy was fearful that it would be eventually extend to them. सो देखिएगा एक हाई कास्ट सिपाही को डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये एक्सटेंड कर देगा उनके बच्चों तक, कि उनके बच्चों को भी सिपाही बनना पड़ेगा इस आर्मी में. आर्मी विद स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ फैमिली सर्विस, की फैमिली सर्विस बन जाएगी उनकी. देयर वर ऑल्सो ग्रीवेंसेज ओवर द इशू ऑफ प्रमोशंस बेस्ड ऑन सीनियरिटी लेंथ ऑफ सर्विस. सो यहाँ पर एक और इशू था कि प्रमोशन उनको नहीं मिल रहा था सीनियरिटी के हिसाब से, और उनकी लेंथ ऑफ सर्विस, सीनियरिटी अर्थात उम्र नहीं, उनकी जो सर्विस कितने कालखंड की है, तो यहाँ पर इन्हें प्रमोशन नहीं मिल रहा था. लेकिन जो ब्रिटिश आर्मी के ऑफिशियल्स थे उनको यहाँ पर भरपूर प्रमोशन मिल रहा था. दिस एज वेल एज द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यूरोपियन ऑफिसर्स इन द बटालियन. सो इसके कारण क्या हुआ कि जो यूरोपियन ऑफिसर्स थे वो भी यहाँ पर उनकी संख्या भी बटालियंस में बढ़ने लग गई. मेड प्रमोशन स्लो प्रोग्रेस एंड many Indian officers did not reach commissioned rank until they were too old to be effective. So बहुत प्रमोशन बहुत स्लो था, प्रोग्रेस नहीं हो रही थी. बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे थे जो कमीशन रैंक तक पहुँच तक रिटायर्ड हो चुके थे. सो ये कारण रहे कि जिस कारण जो ये जो मिटनी थी और आगे भड़की, जिसके कारण ये रिवॉल्ट हुआ. अब यहाँ पर पार्शल सक्सेस ऑफ द रिवॉल्ट की जो रिवॉल्ट की आधी अधूरी सफलता थी वो कैसे थी, किस तरीके से उस सफलता को देखा जाता है, उसके बारे में जानते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस वेरियस रीजंस व्हाई द रिवॉल्ट वाज पार्शली इम्पैक्टफुल टू द देन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. सो अब हम डिस्कस करते हैं कि क्यों आखिरकार जो रेबेलियन था, रिवॉल्ट था, वो आधा अधूरा इम्पैक्ट कर पाया था उन रिबेलियन को, उन ब्रिटिशर्स को ख़ास तौर पर, या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को. सो देखिएगा फर्स्ट एंड जो पहला इम्पैक्ट था वो था कि देयर वाज नो यूनाइटेड वॉइस ऑफ इंडिया पॉलिटिकली, कल्चरली और ऑन एथनिक टर्म, एंड देयर वर मैनी रीजन विच वर नॉट बीन कनेक्टेड. सो देखिएगा यहाँ पर सिंपल सी बात क्या है कि यहाँ पर एक यूनाइटेड वॉइस नहीं थी. कुछ पॉलिटिकल जो लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, यहाँ पर तात्पर्य है जैसे कि कुछ प्रेसिडेंसी और प्रोविंशियल स्टेट्स के जो कुछ लीडर्स थे उनकी यूनाइटेड वॉइस नहीं थी यहाँ पर, और जिस कारण ये आगे नहीं बढ़ पाया. और कुछ ऐसे रीज़न जो थे जहाँ पर कनेक्टिविटी कम थी और कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे उन रीजन्स से. एंड सेकेंड जो पॉइंट है वो है कि इवन इंडियन सोल्जर्स अक्रॉस द कंट्री वर नॉट यूनाइटेड इन रिवॉल्ट, कि जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स, वो भी यूनाइटेड नहीं थे, वो भी एकता के सूत्र में नहीं बंधे हुए थे इंडिया में रिवॉल्ट के लिए. देन मैनी ऑफ द लोकल रूलर्स फॉट अमंगस्ट ईच अदर
रादर देन यूनाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। सो बहुत सारे ऐसे लोकल रूलर्स थे जो आपस में ही लड़े जा रहे थे, ना कि ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे। अगर वो एक साथ आते और ब्रिटिशर्स के साथ लड़ते तो ये ज़्यादा हद तक सक्सेसफुल रहती। मैनी रिबल सिपाही रेजिमेंट्स डिसबैंडेड एंड वेंट होम रादर देन फाइट। सो बहुत सारी जो सिपाही यूनिट्स थी, रेजिमेंट्स थी, वो डिसबैंडेड कर दी गई और वो अपने आप ही घर चले गए सिपाही। अगर वो भी इन सिपाहियों के साथ लड़े होते तो काश उस टाइम पर अगर इन लोगों ने लड़ा होता तो हमें आज़ादी बहुत पहले मिल जाती। ओके, देन नॉट ऑल ऑफ द रेबल एक्सेप्टेड द headship of the last Mughal emperor, even though it was mainly symbolic, and बहादुर शाह जफर had no real control over the mutineers। सो देखिएगा बहुत सारे जो सिपाही थे उन्होंने जो बहादुर शाह जफर का नेतृत्व था वो स्वीकार नहीं किया था, और ये एक सिंबॉलिक था क्योंकि मुग़लों ने भी कहीं ना कहीं भारत को एक्सप्लॉइट किया, कहीं ना कहीं भारत को मुग़लों ने भी नष्ट किया। तो वो मानते थे कि हम मुग़ल के शासन में किस तरीके से, मुग़ल के नेतृत्व में हम यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो बहादुर शाह जफर का ज़्यादा हद तक तो कंट्रोल भी नहीं था इन सिपाहियों पर। और जो अगला पॉइंट है वो है कि द revolt was largely in the north and central India, while the south and west remained untouched, and the Rajput kingdoms of Rajasthan supported the British with men, armies एंड मटेरियल। सो देखिएगा जो रिवॉल्ट था, रिवॉल्ट में क्या हुआ कि बहुत सारे जो इंडिया के स्टेट्स थे, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में तो रिवॉल्ट अच्छे से हुआ, लेकिन जो साउथ इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स थे जो अनटच रहे, जहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। और राजपूत किंगडम्स कुछ थे जो कि राजस्थान के, उन्होंने सपोर्ट ही नहीं किया। ये कहा जाता है कि उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को सपोर्ट किया, आर्मी की सहायता दी ब्रिटिशर्स को, लेकिन ऐसा नहीं था। बहुत सारे ऐसे राजपूताना स्टेट्स थे जिन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। ओके, लेकिन या हिस्ट्री बुक अगर देखें तो एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी के हिसाब से लिखी गई है। हमारे पास इस रिवॉल्ट को लेकर के ज़्यादा साक्ष्य मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर हिस्टोरियंस ने लिख दिया है कुछ भी। अब क्या कर सकते हैं, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो बहुत सारी बुक्स मौजूद है जो आप देख सकते हैं। Indeed, it is suggested many revolts occurred in the area not under British rule and against native rulers, often for local reasons। और ये भी देखा गया कि बहुत सारे ऐसे रिवॉल्ट देखे गए हैं जो कि छोटे छोटे एरियाज़ में हुए, ना कि रिवॉल्ट ब्रिटिश रूलर्स के खिलाफ नहीं, छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं उसके लिए हुए थे गांव देहातों में और जो प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी वहाँ पर। द रिवॉल्ट वॉज फ्रैक्चर्ड इन द लाइन्स ऑफ रिलीजन, एथनिक एंड रीजन। सो जो रिवॉल्ट था उसे फ्रैक्चर्ड कर दिया था किसने, रिलीजन, एथनिक और रीजन के क्षेत्र के आधार पर। One major long-term benefit of the revolt in terms of the growth of Indian nationalism was the common cause that Hindu and Muslim made against the outsiders। So सबसे ज़्यादा मेजर टर्म थी जिसने लंबे समय तक भारतीय नेशनलिज्म को प्रभावित किया, वो था कि हिंदू और मुस्लिम लोग एक साथ आए थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, द ब्रिटिश आउटसाइडर द ब्रिटिशर्स के खिलाफ। दिस वॉज क्वाइट सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकली। सो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम था कि हिंदू मुस्लिम दोनों साथ आकर ब्रिटिशर्स का विरोध कर रहे थे। एंड ऑल्सो इवन दो ऑल ऑफ इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेटेड, दिस वॉज द फर्स्ट मेजर पैन इंडिया मूवमेंट। सो देखिएगा, हालांकि जो सारे ही इंडियन रीजन्स या सारे ही इंडियंस भारतीय लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन फिर भी इसे पूरे ही इंडिया में मूवमेंट कहा गया है कि पूरे ही इंडिया में ये मूवमेंट हुआ था। एज वी नो डेट बंगाल एंड पंजाब रिमेन पीसफुल, एंटायर साउथ इंडिया रिमेन अनअफेक्टेड। सो बंदोपाध्याय कहते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं बंगाल और पंजाब तो शांतिपूर्वक रहा, वहाँ पर कुछ नहीं देखा गया मूवमेंट, लेकिन जो साउथ इंडिया था वहाँ तो कुछ भी इफेक्ट नहीं देखा गया। ऑल्सो इट वॉज नॉट जस्ट द सोल्जर और सिपाही but a cross section of Indian society from farmer to feudal lords made common causes across class and caste barriers। so देखिएगा, ये सिर्फ सिपाही का रिवॉल्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो दूसरे जो राजा महाराजा हुआ करते थे भारतीय प्रेसिडेंसीज में, गांव देहातों में, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लेना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एक ऐसा लॉ इंट्रोड्यूस किया था जहाँ पर
लाइक कि राजा महाराजा का सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम जिसे कहते हैं, वो ख़त्म कर दिया जाता। और इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाता तो राजा महाराजाओं की जो सीट थी, गद्दी थी, वो खतरे में आ जाती। तो उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं उन लोगों ने इसका सपोर्ट किया। द सिपॉय डिड नॉट सीक टू रिवाइव small kingdoms in their region. Instead, they rapidly proclaimed a country-wide rule of the Mughals and vowed to drive out the British from India as they knew it in. So इन्होंने जो लोकल राजा हुआ करते थे और मुगल्स हुआ करते थे, उनके रूल को ख़त्म करने के बाद इन्होंने सोचा कि इन रूल को ख़त्म कर दिया जाए और आगे से ब्रिटिश रूल हो ओवरऑल इंडिया में। The declared objective of driving out foreigners from not only one's area but from their conception of the entirety of India is suggested to signify a real nationalist sentiment, given the foundation of Indian nationalism in the mind of the Indian middle class and all other population. अब देखिएगा, जो भारत के जो गाँव में रहने वाले राजा थे और जो लीडर्स थे, भारतीय लीडर्स, तो उनके प्रति क्या था, जो वहाँ के लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे, गाँव में रहने वाली प्रजा थी, तो उन राजा के प्रति कहीं ना कहीं प्रेम था। वो मानते थे कि भले ही राजा हम पर अत्याचार करते हैं, लेकिन जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो वही राजा हमारे पास आकर हमारे साथ खड़े होते हैं। लेकिन ये गोरे लोग हमारे साथ कैसे खड़े रहेंगे? ये लोग अभी हम पर अत्याचार करके हमारे से टैक्स वसूल कर रहे हैं, हमारी मुसीबतों में हमारे साथ आज नहीं खड़े हो रहे, तो जब वो हम पर शासन करेंगे तो किस तरीके से ये हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे? तो इस कारण जो मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने भी इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। आई होप कि मैं आपको ये चैप्टर अच्छे से समझा पा रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे यहाँ पर हार्डवर्क करना पड़ा। और अब मैं सारी ही वीडियो लाइन टू लाइन लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब टाइम कम, सिलेबस ज़्यादा है। और देखिएगा, पूरे सिलेबस के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि क्या है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन उन कुछ ही चैप्टर्स में से आएंगे, पूरे चैप्टर को तो आपको जस्ट एक नज़र दौड़ानी है। आप अपने आप भी बुक्स को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। किसी यूट्यूबर, किसी वीडियो की सहायता से मत बैठिएगा कि ये यूट्यूबर या मैं, इंक्लूडिंग मी, कि मैं वीडियो अपलोड करूँगा तब आप देखेंगे। ऐसा मत सोचिए, आप अपने आप भी बुक्स को पढ़िए जब यूट्यूबर वीडियो अपलोड करते हैं नए सिलेबस पर। और देखिएगा, पुराने सिलेबस को मत देखिएगा। पुराना सिलेबस क्या है, बहुत बदलाव हुआ है। आप पुराने पीडीएफ को न्यू पीडीएफ को मैच कीजिएगा, बहुत ज़्यादा बदलाव है। पॉइंट सेम है लेकिन बदलाव बहुत हुआ है। तो नए सिलेबस से कोई भी यूट्यूबर पढ़ा रहा है तो पढ़िएगा, क्योंकि सभी यूट्यूबर अगर कोई पढ़ा रहा है तो प्रीवियस नॉलेज की सहायता से ही पढ़ाएगा। सो आप अपने आप भी कोशिश कीजिएगा पढ़ने की। ओके, अब यहाँ पर मेजर आउटकम क्या रहे रिवॉल्ट के, उसके बारे में। The most important consequences of the revolt of 1857 was the end of the rule of the British East India Company. So सबसे बड़ा जो कॉन्सिक्वेंस हुआ था, इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस हुआ था, आउटकम आया था 1857 की क्रांति का, वो ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल भारत से ख़त्म हो चुका था। अब यहाँ पर खुश मत होइएगा, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल तो ख़त्म हो चुका था, लेकिन जो रूल था, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, वो सब किसने अपने हाथों में ले लिया? डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन ने, जो कि यहाँ पर हैंडल किया गया ब्रिटिश क्राउन द्वारा लंदन, इंग्लैंड से, कि इंडिया की जितनी भी शक्ति थी वो इंग्लैंड जा पहुँची। In August, by the Government of India Act 1858, the company was formally dissolved and its ruling power over India were transferred to the British Crown. So 1857 का एक एक्ट आया था by the Government of India Act 1858. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का एक एक्ट आया, जिसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको फॉर्मली डिसॉल्व्ड, ख़त्म कर दिया गया, और जितनी भी पावर थी भारतीय रूलिंग की वो सारी ट्रांसफर कर दी गई ब्रिटिश क्राउन को। अ न्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, द इंडिया ऑफिस वॉज क्रिएटेड टू हैंडल द गवर्नेंस ऑफ इंडिया एंड इट्स हेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज इंटरेस्टेड विद फॉर्मुलेटिंग इंडियन पॉलिसी। सो यहाँ पर देखिएगा, नए नए ऑफिस, डिपार्टमेंट्स बनाए गए ब्रिटिश क्राउन द्वारा इंडिया में, और इसका हेड चुना गया किसी, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो पॉलिसीज़ बनाता था भारतीय लोगों के लिए। फिर द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज रीनेम्ड
और गिवन अ न्यू टाइटल कॉल्ड वायसराय ऑफ इंडिया। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था उसको नया टाइटल दे दिया गया। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था उसे वायसराय के नाम से जाना जाने लग गया ब्रिटिश क्राउन के कालखंड में, एंड वॉज मेड इन चार्ज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज डिवाइज्ड बाय द इंडिया ऑफिस इन लंदन। सो देखिएगा वायसराय जो था इंडिया का, उसे पावर दे दी गई कि अब वो इंडिया में जितनी भी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होगी वो लंदन में बैठे बैठे इम्प्लीमेंट करेगा और उन पॉलिसीज़ को बनाएगा। द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन embarked on the program of reform trying to integrate Indian higher caste and rulers into the government and abolishing attempt to westernization। सो देखिएगा जो ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने क्या ट्राई किया कि जो हायर क्लास थी, इंडियन हायर क्लास, और जो रूलर्स थे उनको गवर्नमेंट में लाने की कोशिश की, और जो अटेम्प्ट थे वेस्टर्नाइजेशन के उसे कहीं ना कहीं अबॉलिश करने की कोशिश की। अनदर मेजर कॉन्सिक्वेंस वॉज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी। सो इसके बाद जो दूसरा मेजर आउटकम था वो था कि जो आर्मी थी उसे रीऑर्गेनाइज किया गया था, रीगठित किया गया था, दोबारा से पुनर्गठित किया गया था। द बंगाल आर्मी डोमिनेटेड द इंडियन आर्मी बिफोर द म्यूटिनी इन 1857 and the direct result of the revolt of 1857 was reduction in the size of Bengali contingent in the army। So बंगाल आर्मी की जो रेजिमेंट थी जो 1857 में बहुत मेन मानी जाती थी, उसने पूरी इंडियन आर्मी पर अपना प्रभुत्व वर्चस्व जमा लिया। ऑफ द 67,000 हिंदूज इन द बंगाल आर्मी in 1842, 28,000 were identified as Rajput and 25,000 as Brahmin, a category that included Bhumihar Brahmins। सो देखिएगा जो बंगाल आर्मी में 67,000 हिंदूज थे, जिसमें से कुछ जो थे लाइक 1842 बंगाल आर्मी में हिंदूज इन बंगाल आर्मी 1842 में वो थे 28,000 कुछ थे राजपूत एंड 25,000 कुछ थे ब्राह्मण्स। सो इसमें कुछ भूमिहार ब्राह्मण्स भी थे। द ब्राह्मण प्रेजेंस इन द बंगाल आर्मी वॉज रिड्यूस्ड इन द लेट 19th century because the British believed they had inspired the start of revolt and had led the mutineers in 1857। सो जो ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण्स बंगाल आर्मी में बहुत बड़ी संख्या में थे, तो उनकी संख्या रिड्यूस कर दी गई गवर्नमेंट द्वारा। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि जो म्यूटिनर्स थे वो ज़्यादातर ब्राह्मण्स थे 1857 में, और उनके ही कारण ये रिवॉल्ट भड़का था। सो उनकी संख्या को कम कर दिया गया। द ब्रिटिश इंस्टेड स्टार्टेड रिक्रूटिंग मोर सोल्जर्स फ्रॉम पंजाब। सो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने और अधिक संख्या में पंजाब से जो सिपाही थे उनको रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया। द ओल्ड बंगाल आर्मी ऑलमोस्ट कम्प्लीटली वैनिस्ड। सो जो पुरानी बंगाल आर्मी थी उसे कम्प्लीटली वैनिस्ड कर दिया गया। दीज ट्रूप्स वर रिप्लेस्ड बाय न्यू यूनिट्स रिक्रूटेड फ्रॉम कास्ट्स हेरिडेटो नॉट रिक्रूटेड बाय ब्रिटिश एंड फ्रॉम द सो कॉल्ड मार्शल रेसेस सच एज द सिख एंड द गुरखा वो नाउ बिकम द मेनस्टे ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। सो देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ कि जो पुरानी आर्मी थी उसे रिप्लेस कर दिया गया नई आर्मी के लिए। यहाँ पर कास्ट के बेस पर लोगों को नहीं हायर किया गया, और यहाँ पर मार्शल रेसेस थी उसे नष्ट कर दिया गया, और यहाँ पर गोरखा और सिख जो थे उन लोगों को ब्रिटिश आर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हायर करना स्टार्ट कर दिया गया। सम ऑफ द ओल्ड रूल्स विद इन द आर्म ऑर्गेनाइजेशन विच and grade Sipahi from their officers were rectified. Rulers within the army organization which engraced Sipahi from their officers were rectified and ruled the post 1857 unit were mainly organized on the irregular system. So before rebellion, each Bengal native infantry resigned had 26 British officers who held every position of authority down to the second in command of the each कंपनी बट इन द न्यू। सो देखिएगा नई जो आर्मी गठित की गई उसमें क्या हुआ, पहले था कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका प्रभुत्व कम था इन आर्मीज़ में, मतलब कि उनका प्रभुत्व इटसेल्फ कि उनके लोग कम थे, जो निचले स्तर के जो सिपाही थे उनमें, बाकी जो हाई रैंक थी उसमें तो सारे ब्रिटिशर्स ही थे। सो इसमें क्या किया, इन्होंने अपने लोगों को भी उन सिपाहियों के साथ जोड़ना स्टार्ट कर दिया। एटलीस्ट 26 ऑफिसर्स तो हुआ ही करते थे हर यूनिट में ब्रिटिशर्स के।
In irregular units, there were only 6 or 7 officers who associated themselves far more closely to their soldiers, and while more trust and responsibility were given to the Indian officers, the British increased the ratio of British to Indian soldiers within India. So देखिएगा यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ज़्यादा दे दी गई थी इंडियन ऑफिसर्स को, और जो ब्रिटिशर्स थे उनका रेशियो बढ़ता गया इंडियन सोल्जर्स की आर्मी में, लाइक जो ब्रिटिश आर्मी थी उनमें. Sepoy artillery was abolished, also leaving all artillery except some small detachment of mountains guns in British hands. The post 1857 changes formed the basis of the military organization. So जो 1857 की जो क्रांति थी उसने ब्रिटिशर्स को हिला कर रख दिया. और यहाँ पर समरी तो नहीं दी गई है, लेकिन कुछ बुक्स ज़रूर यहाँ पर आपको बताई गई है. सो वी.डी. सावरकर यहाँ पर आपको बताया गया है कि वीर सावरकर की जो वीर दामोदर दास सावरकर जो थे उनकी बुक है वो आप ज़रूर पढ़िएगा, जिन्होंने जो रिवॉल्ट था उसे द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था. स्वधर्मा के नाम से या स्वराज के नाम से जो लड़ी गई थी उसके बारे में बताया है. मेटकाल्फ की जो बुक है एंड जो अदर जो बहुत सारी बुक्स हैं उनके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा. अब यहाँ पर कुछ वोकेबलरी है जिसके बारे में आपको जानना आवश्यक है. म्यूटिनी क्या है? एन एक्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली सेलर और सोल्जर्स रिफ्यूजिंग टू ओबे द पर्सन हु इज़ इन कमांड. तो म्यूटिनी का मतलब ये है कि एक एक्ट ऐसा एक्ट है जिसमें सोल्जर्स या सिपाही विरोध करते हैं कमांड का जो उसे ऊपर से दी जाती है, ऊपर से अर्थात कि मतलब बड़े रैंक के ऑफिसर्स द्वारा. रेबिलियन एन ओकेशन व्हेन सम ऑफ द पीपल इन अ कंट्री ट्राई टू चेंज द गवर्नमेंट यूजिंग वायलेंस. सो रेबेलियन ये कि कुछ लोग जो कि किसी गवर्नमेंट को बदलना चाहते हैं या तो उसको कूप करना चाहते हैं, कूप अर्थात उसका तख्ता पलट करना चाहते हैं उस गवर्नमेंट का. सो ये रिबेलेंट है. रिवॉल्ट टू प्रोटेस्ट इन अ ग्रुप ऑफन वायलेंटली अगेंस्ट द पर्सन और पीपल इन पावर. सो रिवॉल्ट का मतलब होता है कि किसी ग्रुप या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ वायलेंस के साथ प्रोटेस्ट करे ताकि जो पावरफुल पर्सन है उसको नीचे गिराया जा सके. अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था ये आपको जानना जरूरी है. दिस लॉ रिकॉग्नाइज द अडॉप्टेड सन्स ऑफ द डिसीज प्रिंसेस एंड लीगल हेयर एंड देयर किंगडम्स वर सपोज टू बी एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. सो यहाँ पर क्या हुआ था, लॉर्ड डलहौजी ने एक एक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का इंट्रोड्यूस किया था जिसमें गोद लिए हुए जो बच्चे थे उनको जो शासन नहीं बनाया जा सकता था. ओके, फिर झांसी की रानी इसी कारणवश यहाँ पर आई थी. मैं आगे आपको बताता हूँ किस तरीके से. सो यहाँ पर हुआ यूँ कि 1850 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो स्टेट्स थे जैसे अवध, झांसी और सतारा, वहाँ पर क्या किया कि जो अडॉप्ट किए हुए बच्चे थे उनको दोबारा से राजा नहीं बनाया जा सकेगा. तो यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स करके एक यहाँ पर लॉ इंट्रोड्यूस किया गया जो कि था कि जो अडॉप्ट किए हुए बच्चे थे, जो गोद लिए हुए बच्चे थे, उन बच्चों को अब यहाँ पर शासन नहीं गिना जाएगा और उसके बजाय जो ये स्टेट्स है खास करके अवध, झांसी और सतारा, इनको अब डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंडर कर दिया जाएगा. तो इसके खिलाफ जो झांसी, अवध और सतारा के रूलर्स थे उन्होंने अपना जो बहुत ही कड़े शब्दों में विरोध किया. और यहाँ पर जो डलहौजी था उसने अवध को कहा था कि अवध एक चेरी है जो कभी ना कभी ब्रिटिशर्स के मुंह में ज़रूर गिरेगी. 1851 में ये स्टेटमेंट दी थी लॉर्ड डलहौजी द्वारा. और यहाँ पर देखिएगा कि किन किन लोगों ने, मुख्य लोग जो थे यहाँ पर मैं आपको नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा. इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए. उन नोट्स को मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, आप ज़रूर पढ़िएगा. 2 पेज के हैं, ज़्यादा नहीं है. एंड दूसरी बात, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और ये कुछ क्वेश्चंस है डिस्कस कीजिएगा कि वेरियस फैक्टर्स को सजेस्ट कीजिएगा. सोशो इकोनॉमिक रिसेंटमेंट इंस्पायर्ड बाय द revolt of 1857 and what were the major consequences of the 1857 mutiny can be called the first war of independence. की कौन से मेजर कॉन्सिक्वेंसेस थे जिसके कारण हम 1857 की क्रांति को प्रथम युद्ध था कह सकते हैं, जो कि स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कह सकते हैं, जिसके कारण हम यहाँ पर कुछ बुक्स है जो आप पढ़ सकते हैं. सो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे मेजर सोशल एंड रिलीजियस जो
रिफॉर्म हुए, मूवमेंट हुए इंडिया में, उनके बारे में। धन्यवाद।